जैसे कि हमने अभी बात की है कि फ़ैटी एसिड्स की सिंथेसिस कैसे होती है, अब हम फ़ैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन के बारे में बात करेंगे, किस तरह वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। सो द ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइसाइक्लिसरोल्स इन द एडिपोज टिश्यू लाइपेजेस आर एक्टिवेटेड बाय हार्मोन सिग्नल फॉस्फोरिलेशन। मतलब कि वो एंजाइम्स जिन्होंने आपके फ़ैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन करवाने हैं वो किस तरह एक्टिव होते हैं आपके हार्मोन्स के थ्रू। बस यहाँ तक इस स्लाइड को याद रखें। वो प्रोसेस जो आपके फैट्स को ब्रेक डाउन करवाता है उसको कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। सो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इज़ द मेजर पाथवे फॉर कैटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स। जो फैटी एसिड्स की सिंथेसिस हमने अभी पढ़ी ना फ्लो चार्ट्स में, वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके फैटी एसिड्स बन रहे होते हैं। ये प्रोसेस है कैटाबॉलिक और इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है चूँकि आप ब्रेक डाउन कर रहे हो फैटी एसिड्स का फॉर योर यूज़। 2 carbon fragments are successively removed from the carboxyl end of the fatty acyl CoA, producing acetyl CoA, NADH and FADH2। वही चीज़ें जो यूज़ हुई थी आपके फैटी एसिड सिंथेसिस में अब वो रिलीज़ होंगी, जैसे कि आपका एसिटाइल CoA, NADH। सो जो चीज़ें एंड ऑब्वियसली कार्बन एटम्स जो दो 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 करके आपके इन द फॉर्म ऑफ मैलिनेट यूनिट याद हो रहे थे अभी, तो वो जो ऐड हो रहे थे, जो चीज़ें ऐड होती हैं वही ऑब्वियसली अब निकलेंगी। सो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बीटा ऑक्सीडेशन इंक्लूड द ट्रांसपोर्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी बीटा ऑक्सीडेशन होनी होती है। द एंट्री ऑफ शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, द रिएक्शंस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन एंड द एनर्जी यील्ड फ्रॉम द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है आपके जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं साइटोसोल में, उनको कन्वर्ट करना इनटू देयर कोए डेरिवेटिव। सो व्हेन लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंटर अ सेल, they are converted in the cytosol to their CoA derivative by an enzyme known as the long chain fatty acyl CoA synthetase, which is enzyme present outside the mitochondria। तो फॉर एग्जांपल अगर एक फैटी एसिड है ब्यूटराइल फैटी एसिड फॉर एग्जांपल, तो वो ब्यूटराइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है आपका कोई फैटी एसिड आपका है हेक्सेनाइल फैटी एसिड, तो हेक्सेनाइल कोए में कन्वर्ट होगा। दीज आर जस्ट एग्जांपल्स। तो किसी भी फैटी एसिड को अपने लिए यूज़ करने के लिए, आपकी बॉडी के लिए यूज़ करने के लिए उसको कोए डेरिवेटिव में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। Then there are specialized carrier transports. Carrier is carnitine and this rate limiting transport is known as the carnitine shuttle. Very important short question और ये बनाने में भी आते हैं आपको। तो इस डायग्राम को बड़े ही गौर से देखिए आप। आपको राइट साइड पर साइटोसोल नज़र आ रहा है जिसमें फैटी एसिड अपने फैटी असाइल कोए डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया। वही स्टेप 1 वाली बात बताई मैंने आपको कि फैटी एसिड आर कन्वर्टेड इनटू देयर कोए डेरिवेटिव। यहाँ से ये एंटर होंगे इनटू द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड बिटवीन द आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या चीज़ें होंगी बीच में नज़र आ रहा है कि जब आपका फैटी असाइल कोए एंटर हो गया बाय अ ट्रांसपोर्टर नोन एज द कार्निटीन पामेटोल ट्रांसफरेज 1, तो अब क्या होगा कि कार्निटीन जो कि आपका इम्पॉर्टेंट कैरियर है इसके अंदर, वो इस फैटी असाइल कोए में से असाइल ग्रुप को निकाल देगी और कोए को अलहदा कर देगी। ये आपको नज़र आ रहा है सामने ही बीच में इजी बात लिखी है कि फैटी असाइल कोए जो आपके साइटोसोल में बना था वो इस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में जाके कार्निटीन के साथ रिएक्शन होगा। कार्निटीन इसमें से असाइल ग्रुप को चुरा लेगा और अपने साथ लगा लेगा और कोए को अलहदा कर देगा। अब ये असाइल कार्निटीन एंटर होगा आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, सही हो गया। और इस मैट्रिक्स में जब ये एंटर होगा तो फिर क्या होगा, ये कोए के साथ रिएक्ट करेगा, कार्निटीन अलहदा होगा और दोबारा से फैटी असाइल कोए बन जाएगा। तो आप गौर करें कि राइट साइड में वही चीज़ हो रही है जो बीच में हो रही है, लेकिन एरोस की डायरेक्शन चेंज हो गई है कि फैटी असाइल कोए इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में
मतलब आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पड़ी है उसमें फैटी एसाइल कोए कार्निटीन के साथ रिएक्ट करता है विद द एंजाइम नोन एज कार्निटीन पामेटोल ट्रांसफरेज 1 और ये कन्वर्ट हो जाता है एसाइल कार्निटीन और कोए में। ये एसाइल कार्निटीन फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर होगा एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज द कार्निटीन पामेटोल ट्रांसफरेज 2 ये कोए के साथ रिएक्ट करके दोबारा कार्निटीन में कन्वर्ट हो गया और फैटी एसाइल कोए में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि बीच वाले जो रिएक्शंस हो रहे हैं और जो राइट साइड पे रिएक्शंस हो रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम चीज़ है, लेकिन एरोस की डायरेक्शन चेंज है। तो यही चीज़ आपने याद रखनी है। उस ये डायग्राम आती होती है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये आपने याद कर लेना इसको। ये देखिए राइट साइड के ऊपर आपका क्या हो रहा है कि एसाइल कार्निटीन जोन सा है आपका जो बनता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके कोए के साथ दोबारा रिएक्ट करता है और कार्निटीन अलहदा हो जाता है और एसाइल कोए अलहदा हो जाता है, सही। जबकि जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं उन्हें इस रिएक्शन जो पूरा प्रोसेस है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट एंटर हो जाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बाय द वर्चू ऑफ देयर स्मॉल साइज़ और वहाँ जाके वो फैटी एसिड्स जो शॉर्ट और मीडियम चेन है वहाँ पे वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके अपने असाइल कोए डेरिवेटिव में कन्वर्ट होंगे, वो साइटोसोल में कन्वर्ट नहीं होते। तो यही बात हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। कार्निटीन जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैरियर इसमें होता है, इसका सोर्स क्या होता है, मीट प्रोडक्ट्स एंड द अमाइनो एसिड्स लाइसिन एंड मेथाइनिन बाय एंजाइमेटिक पाथवे फाउंड इन द लिवर एंड किडनी। तो दो अमाइनो एसिड्स होते हैं लाइसिन और मेथाइनिन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये कार्निटीन बनाते हैं जो कि आपकी लिवर और किडनी में ये सारे रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं। सो मीट प्रोडक्ट्स कैन अफेक्ट द ब्रेकडाउन ऑफ योर फैटी एसिड्स। कार्निटीन की डेफिशिएंसीज की वजह क्या क्या हो सकती है? सच डेफिशिएंसीज रिजल्ट इन डिक्रीज्ड एबिलिटी ऑफ टिश्यूज टू यूज़ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एज अ मेटाबॉलिक फ्यूल। तो अगर आप में किसी भी वजह से कार्निटीन की डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को यूज़ नहीं कर सकती। शॉर्ट को तो यूज़ कर लेगी बिकॉज वो डायरेक्ट आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर हो जाते हैं और उन्हें कार्निटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनको आपकी बॉडी एज अ मेटाबॉलिक फ्यूल यूज़ नहीं कर सकती बिकॉज कार्निटीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट of long chain fatty acids from the cytosol into the mitochondrial matrix. So the primary deficiencies, अब प्राइमरी और सेकेंडरी डेफिशिएंसीज का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? अगर किसी चीज़ में इटसेल्फ मसला हो तो वो प्राइमरी चीज़ है, और अगर किसी चीज़ में किसी और ऑर्गन की वजह से कमी हो तो वो सेकेंडरी चीज़ है। तो ऑब्वियसली अगर कार्निटीन की डेफिशिएंसी है बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, कि कार्निटीन मेम्ब्रेन्स की मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की वजह से आगे पीछे आ जा नहीं सक रहा, तो वो एक प्राइमरी डेफिशिएंसी है। मतलब कि वो उस पर्टिकुलर सेल में उस ट्रांसपोर्टर की प्रॉब्लम है जो कि ये प्रॉब्लम करता है और कार्निटीन यूज़ नहीं हो पा रहा होता। लेकिन अगर कार्निटीन की डेफिशिएंसी किसी और वजह से हो रही है, फॉर एग्जांपल आपकी डाइट ठीक नहीं है, ठीक है, तो ये प्राइमरी डेफिशिएंसी नहीं है कि मतलब ट्रांसपोर्टर इटसेल्फ में डेफिशिएंसी नहीं है जो कि कार्निटीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। ये वजह वो है जो कि दूसरी वजहों से हो रही है। फॉर एग्जांपल आपकी डाइट ही ठीक नहीं है, आप मीट प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हो, तो जब आप मीट प्रोडक्ट्स नहीं लोगे तो आपका कार्निटीन बॉडी में कम हो जाएगा। सिमिलरली आपके अगर लिवर में प्रॉब्लम है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आपका लिवर सिंथेसाइज भी नहीं कर सकेगा कार्निटीन को। आप में अगर इन्फेक्शन है या ट्रॉमा की वजह से भी आपकी बॉडी कार्निटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाती। और हीमोडायलिसिस जो कि एक प्रोसेस यूज़ होता है फॉर दोज पीपल जिनमें किडनी फेलियर हो चुका है, उनमें भी कार्निटीन की डेफिशिएंसी है। सो दीज आर बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी कॉजेज ऑफ कार्निटीन डेफिशिएंसी। एंट्री ऑफ शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। फैटी एसिड्स शॉर्टर देन 12 important 12 carbons can cross the inner mitochondrial membrane without the aid of carnitine or the CPT system, which is the carnitine palmitoyl transporter system। तो वो जो एंजाइम्स थे उनके बगैर आपके ये
स्मॉल चेन फैटी एसिड यूज़ हो सकते हैं। तो क्या मतलब, जिन लोगों में कार्निटीन की डेफिशिएंसी है वो शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड्स को तो यूज़ कर लेंगे बिकॉज उसमें कार्निटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। अब जब आपके फैटी एसाइल कोए मतलब फैटी एसिड जो कि आपके साइटोसोल में प्रेजेंट थे वो अब आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच गए हैं, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपके बीटा ऑक्सीडेशन होनी है और इस रिएक्शन के थ्रू आपको एनर्जी मिलेगी और आपका फैटी एसिड ब्रेक डाउन होगा। जो हमने अभी ये पहली कहानी पढ़ी है ना, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट की पढ़ी है कि किस तरह साइटोप्लाज्म में से आपका जो फैटी एसिड्स हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट होंगे। ये सारी ट्रांसपोर्ट की कहानी थी क्योंकि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में सारे बीटा ऑक्सीडेशन के स्टेप्स होने हैं। अब हम बात करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन की। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ 4 रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द बीटा कार्बन रिजल्ट्स इन शॉर्टनिंग द फैटी एसिड्स बाय 2 कार्बन एटम्स। ये जो अभी हम स्टेप्स देखेंगे ना, इन स्लाइड्स को अब जो सा है ना, सिर्फ इसमें आपने एंजाइम का नाम देखना है क्योंकि मैं अभी डिटेल में आपको ये बताऊंगी। सो अब इसमें याद रखें कि स्टेप 1 में जो एंजाइम होता है वो आपका एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज होगा। आपको बार बार ये बात कह रही हूँ कि आपने ये परेशान नहीं होना, ये बहुत इजी है, मैं भी नोट्स में भी आपको दिखाऊंगी। और जब आप एक दफ़ा इसको पूरा रिवाइज़ कर लोगे ना तो आपको कोई भी मसला नहीं होना याद करने में, ईज़िली याद हो जाएगी आपको चीज़। तो इसमें एंजाइम क्या है, एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। स्टेप 2 का एंजाइम क्या होता है, इनॉइल कोए हाइड्रेटेज। जस्ट अभी एंजाइम्स के नाम देखें, ठीक है। स्टेप 3 का एंजाइम क्या होता है, 3 हाइड्रोक्सी असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। मैं यहाँ पे आपको याद करने का नहीं कह रही हूँ, सिर्फ देखने का कह रही हूँ। और स्टेप 4 का एंजाइम क्या होता है, बीटा कीटो असाइल कोए थायोलेज। अब यहाँ तक तो आपको बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि ये मैडम हमें क्या बताई जा रही हैं। अभी मैडम आपको बताती हैं। इस डायग्राम को हम इन स्लाइड्स के बाद देखेंगे, ये वाली स्लाइड्स। अब पहला स्टेप क्या होता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का, कि जिसमें आपके बीटा ऑक्सीडेशन होनी है। तो पहला स्टेप क्या होगा, जो ये आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है, असाइल को ए की ऑक्सीडेशन होगी और क्या बनेगा आपका ट्रांस इनॉइल को ए। और इसका एंजाइम हमने क्या पढ़ा था, असाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज। सही हो गया। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ असाइल को ए टू ट्रांस इनॉइल को ए। सो यू रिमेंबर दैट। नेक्स्ट स्टेप of this is hydration to hydroxy acyl CoA। तो जो हमारा पिछले स्टेप में ट्रांस इनॉइल CoA बना था वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका, ट्रांस इनॉइल CoA। उसमें जब वाटर ऐड हुआ तो वो कन्वर्ट हो गया 3 हाइड्रोक्सी असाइल CoA में। और इसका एंजाइम क्या हमने अभी देखा था, 3 हाइड्रोक्सी असाइल CoA हाइड्रेटेज। सो इसमें वाटर ऐड हुआ है। सो यहाँ तक भी हमने देख ली बात। मैं अभी जब नोट्स में इसलिए बार बार कह रही हूँ मेरे नोट्स का वेट करें, वहाँ पे मैं इन चीज़ों को बड़ा आसान करके बताने वाली हूँ, जहाँ पे बस चीज़ों को पिक करने की कोशिश करें। तो ये दूसरा स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या होना है, ऑक्सीडेशन टू 3 कीटो असाइल CoA। सो 3 हाइड्रोक्सिलेज CoA is converted to 3 कीटो असाइल CoA। और इस स्टेप में आपका क्या होना है, ऑक्सीडेशन। और इसके अंदर आपका एंजाइम कौन सा है, क्योंकि इसमें से आपका हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो इसका एंजाइम होता है 3 हाइड्रोक्सी असाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज। सो वेरी इजी टू रिमेंबर। अभी मैं नोट्स में आपको दिखाऊंगी भी। एंड द फोर्थ स्टेप इज़ द कन्वर्जन ऑफ 3 कीटो असाइल CoA। इस 3 कीटो असाइल CoA की क्लीवेज होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम बीटा असाइल CoA थायोलेज एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू असाइल CoA और एसिटाइल CoA आपका इसमें से निकल जाता है। तो द फोर्थ स्टेप इज़ द थायोलाइसिस टू प्रोड्यूस एसिटाइल CoA।